हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैरियर नर्सिंग। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है वो मोस्ट कॉमन एक कोज है डेथ का हॉस्पिटल में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है फैलने को मिलता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट वैसे तो ठीक ठाक आता है लेकिन उसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। इसकी वजह से वो हॉस्पिटल से कोई अच्छे वाला जो इन्फेक्शन होता है ना, कि जो डेथ कराई सकता है, वो इन्फेक्शन वो जो है इनहेल कर सकता है, मतलब उसके अंदर वो इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत इसेंशियल है कि हम जो ऐसे इन्फेक्शन है जो स्प्रेड हो जाते हैं, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, उनको हम प्रिवेंट करें। जो ये इन्फेक्शन होते हैं ये एक से दूसरे पर्सन में ईजिली जा सकते हैं, इसलिए हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय कंप्लीट आइसोलेशन। कि हम पेशेंट को एक तरीके से आइसोलेट ही कर दें कि उसके पास कोई जाएगा नहीं ऐसा जो बाहर का है, बस डॉक्टर्स या जो हेल्थ केयर की टीम है वही जा सकती है। जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको वो बस भी ट्रीटमेंट देने के लिए, ठीक है, उसकी मेडिकेशंस वगैरह उसको प्रोवाइड करने के लिए जाएंगे, अदरवाइज वो भी नहीं जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये अचीव किया जा सकता है थ्रू द नर्सिंग बैरियर, जिसको हम सोर्स ऑफ आइसोलेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस होती है उसमें क्या देखा जाता है कि पेशेंट जिनको इन्फेक्शन होता है या डिजीज़ कंडीशन होती है उसको हम जो है आगे फैलने से रोकते हैं। हेल्थ पर्सोनल्स को या फिर जो और भी लोग रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग बैरियर या फिर बैरियर नर्सिंग। हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन, ये सारे क्या है, सिंपलेस्ट तरीके हैं, इफ़ेक्टिव मेजर्स हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आगे जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम पूरा हाइजीन और एसेप्सिस टेक्निक से अगर किसी का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि हम जो है बचेंगे, हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, हमें नहीं होगा तो हम किसी और को केयर देने जाएंगे तो उनको भी वो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम आगे इन्फेक्शन को बढ़ने से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से। उसके बाद कुछ टेक्निक्स होती हैं बैरियर नर्सिंग की। सबसे पहली टेक्निक हमने अभी अभी पढ़ी थी, दैट इज़ आइसोलेशन। आइसोलेशन होता है। उसके बाद जो शार्प इक्विपमेंट होते हैं उनको सेफली हैंडल करना। थर्ड, जो भी हैंडलिंग होती है लिनन की या जो भी डिस्पोजल मटेरियल की, उसको अच्छे से हैंडल करना, डिस्पोज करना वेस्ट को बहुत अच्छे से। वेस्ट जो डिस्पोजल होता है, जो निकलता है, जो हम मेडिकेशंस देते हैं वो वाला जो वेस्ट होता है, या हमने जो कॉटन या फिर जो कैनुला वगैरह लगा रखी होती है, उनको अच्छे से जो डिस्पोजल होता है वो बहुत अच्छे से करना। जो भी असेसमेंट होता है जिसका अगेंस्ट द हेल्थ स्टाफ या फिर किसी पर्सन का, वो बहुत अच्छे से करना, और सारी एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ करना। तो ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं बैरियर नर्सिंग के अंदर आती हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रेड होने से। तो सबसे पहले आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन हेल्थ केयर सेटिंग्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसको डिफाइन किया गया है कि बहुत सारी इंटरवेंशंस लेना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो आइसोलेशन प्रिकॉशंस, मतलब इंटरवेंशंस यानी कि आइसोलेशन के लिए जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं, उनको जो हम अडोप्ट करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी में, वो सारी चीज़ें आती हैं जिसकी हेल्प से क्या होगा, हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उनको एक पर्सन से दूसरे पर्सन या हेल्थ केयर पर्सोनल जो होता है उसका, या फिर कोई विजिटर आया है, कोई उनके जो है साथ में कोई पेशेंट हमें जो है दिखाने आया है, फॉलो बैक लेने आया है, तो उन चीज़ों उनको फैलने से उसको बचाना, उसको कंट्रोल करना जो है वो आइसोलेशन होता है। आइसोलेशन जो प्रिकॉशंस होते हैं या फिर जो रोल ऑफ विजिटर हम कह सकते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। आइसोलेशन प्रिकॉशंस जो है ये एक प्रैक्टिस है जो फॉलो की जाती है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर किसी हेल्थ केयर वर्कर या फिर पेशेंट के बीच में। कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट आइसोलेशन है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन है, देन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, ट्यूबरक्लोसिस आइसोलेशन, एंटेरिक प्रिकॉशंस, सिक्रीशन प्रिकॉशंस, ब्लड और बॉडी फ्लूइड प्रिकॉशंस, ठीक है। इनके साथ साथ हम कैसे कर सकते हैं, हैंड हाइजीन को मेंटेन करके, हमें अच्छे से हैंड हाइजीन मेंटेन करनी होती है बिफोर और आफ्टर लिविंग द रूम ऑफ द आइसोलेशन पर्सन, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल पेशेंट विजिट। एक इंडिविजुअल है या कोई भी विजिटर है, अगर वो मल्टीपल टाइम विजिट कर रहा है और उसको एयरबोर्न इन्फेक्शन है, तो हम उसको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस वगैरह से उसको कह सकते हैं कि वो दूर रहे, है ना, अपना पूरा ध्यान रखे। जो भी इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन है हम उसके चांसेस को कम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है एक्सटेंडेड स्टे। ट्रांसमिशन बेस्ड जो प्रिकॉशंस होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, वो फॉलो किए जा सकते हैं विजिटर्स पे, वो लॉन्ग स्टे का भी इंटेंडेड हो सकता है, या कोई एयरबोर्न प्रिकॉशंस जो है वो भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है सर्जिकल मास्क।
जो विजिटर आता है और जिसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि इसमें ड्रॉपलेट जो है एयरबोर्न प्रिकॉशंस जो है हमें लेनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम सर्जिकल मास्क को पुट अप करके जो है उसकी प्रिकॉशंस हम जो है ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे ऊपर कोई भी ड्रॉपलेट या वगैरह कुछ नहीं आएगी, ठीक है, एयरबोर्न प्रिकॉशंस नहीं होगा। उसके बाद होता है डिजीज स्पेसिफिक प्रिकॉशंस। इसमें क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ है उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रिकॉशन हम ले रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट रूम दे दिया फॉर स्पेसिफिक डिजीज़ या स्पेशल वेंटिलेशन, तो वो सारी आती हैं डिजीज़ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस में। उसके बाद आता है हैंडलिंग ऑफ शार्प सेफली, ठीक है, कोई भी शार्प चीज़ है उसको हम सेफली हैंडल करते हैं, जैसे कि हम हमेशा अवॉइड करते हैं रिकैपिंग ऑफ नीडल, क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद अगर पंचर हो रहा है, कोई पंचर प्रूफ बैग है, अगर उसमें हमने कुछ ऐसा शार्प डाल दिया जिसकी वजह से वो क्या है कंटेनर को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, वो फट सकता है ना, तो इस चीज़ को हम रोकते हैं। एम्पटी द शार्प बॉक्स विद इन, जब भी हम हमारा जो नीडल वगैरह डालने का जो बॉक्स होता है, जब वो 2/3 फिल हो जाता है तो हमें उसको जो है एम्पटी कर देना होता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ऊपर तक भर जाता है तो वो नीडल वगैरह या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो किसी को भी लग सकता है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है हैंडलिंग ऑफ लिनन एंड डिस्पोजल। जो भी लिनन होते हैं, जो पेशेंट जैसे सफ़र कर रहे हैं SARS से या कोई पल्मोनरी डिजीज़ है उनको, तो उनका लिनन जो है हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है, बहुत केयरफुली, और जो बेड मेकिंग होती है या चेंजिंग टेक्निक्स होती हैं वो उनको फॉलो अच्छे से करना होता है। उसके बाद आता है वेस्ट डिस्पोजल। हॉस्पिटल जो वेस्ट होता है वो एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है कोई भी इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने के लिए। सो हमें जो डिस्पोजल है उसको अच्छे से करना चाहिए, वेस्ट मतलब उसको अच्छे से उसको अप्रोप्रिएट डिस्पोजल जो है वो यूज़ करना चाहिए। जैसे कोई बॉडी फ्लूइड्स है, ह्यूमन टिश्यूज़ हैं, या कोई भी हाई रिस्क इन्फेक्शन जैसा कुछ डिस्पोज मटेरियल है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। अगर कहीं पे स्पिल मैनेजमेंट है तो वो हॉस्पिटल में अच्छे से होनी चाहिए, कि कोई सैंपल या कुछ गिर गया है तो उसकी जो स्पिल मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। क्लीनिंग जो है वो क्या करती है, जो भी इन्फेक्शन साइट है अगर हम उसको क्लीन करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत हेल्पफुल होता है रिस्क को रिड्यूस करने के इन्फेक्शन का। जो भी एरियाज होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, या कोई टॉयलेट है, बेड साइड टेबल है, ब्लड प्रेशर कफ है, या कोई ऐसा आइटम है जैसे कि बेड रेल हो गया जो बहुत ज़्यादा हाईली टच में आता है लोगों के, तो उस एरिया को हमें अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए ताकि वो डिसइंफेक्टेड रह सके और जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे इन्फेक्शन को ना फैलाए, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि किसको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर पेशेंट का जो रूटीन केयर हो रही है तो हमें पता चलता रहेगा। अगर मॉडरेट या लो रिस्क वाला पेशेंट है तो हम क्या कहेंगे, वियर ग्लव्स करेंगे और क्या करेंगे, मास्क डाल लेंगे। लेकिन अगर कोई हाई रिस्क इन्फेक्शन वाला पेशेंट है तो उसके केस में हम PPE जो किट होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो जो है हम डाल सकते हैं, तो हम जो है बचे रहेंगे। उसके बाद आता है स्टाफ हेल्थ, ठीक है। हेल्थ केयर जो पर्सोनल होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शन के, क्योंकि अगर उनको प्रॉब्लम भी है, अगर तो फिर भी उनको, अगर पेशेंट HIV का है, एड्स का है, ट्यूबरक्लोसिस का है, कोरोना का है, लेकिन उनको तो क्या है, उनको तो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना, उनको तो मेडिकेशन देनी पड़ेगी उनके पास जाके, तो ये जो है सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं इन्फेक्शन के। तो इनका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको अपनी सेल्फ हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हैंड वॉशिंग हो गया, ओरल हाइजीन हो गया, नेल केयर होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत जैसे हैंड्स और नेल्स जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा मेजर सोर्स हैं जिनसे इन्फेक्शन हो सकता है, तो इनको इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है रखना होता है। उसके बाद आती है एसेप्टिक टेक्निक्स। एसेप्टिक टेक्निक्स जो होती हैं इसमें मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस होता है। एसेप्सिस का मतलब होता है कंट्रोल इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो मेडिकल एसेप्सिस होता है उसको हम एज क्लीन टेक्निक जो है वो कहते हैं, जिससे कि क्या होगा, रिड्यूस और हम प्रिवेंट कर सकते हैं जो स्प्रेड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसको। और जो सर्जिकल एसेप्सिस होता है इसको हम स्टेरिलाइल टेक्निक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये पूरा प्रोसीजर होता है जिससे हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं, बिल्कुल दूर कर देते हैं, बिल्कुल हटा ही देते हैं, मतलब किल कर देते हैं एक तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको।